एक था आलसी राम। वैसे तो उसका नाम हरकू था, लेकिन उसके आलसीपन के कारण गांव के लोग उसे आलसी राम कहकर बुलाते थे। अपने आलस के कारण आलसी राम की हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे मिला एक जादुई मटर, जिसने आलसी राम को चमत्कारी रूप से फुर्तीला बना दिया। आलसी राम चारपाई पर लेटा हुआ बड़बड़ा रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है। काश कोई अपने घर से खाना बनाकर ले आता और मुझे अपने हाथों से खाना खिला देता। लेकिन ऐसा करेगा कौन? गांव वालों के दिल में इंसानियत तो है ही नहीं। मेरे माता पिता के जाने के बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। आलसी राम के पिता एक किसान थे। उनके पास अपना खेत था, जिस पर वे मटर की खेती किया करते थे। उसके माता पिता काफी बूढ़े हो चले थे और एक दिन दुनिया को अलविदा कह गए। तब से लेकर आज तक आलस का मारा आलसी राम कभी अपने खेत पर नहीं गया, न ही उसने कोई फसल लगाई थी। घर में रहता और जो अनाज घर में रखा था वो खाता रहा। अब घर में रखे अनाज खत्म हो गए थे और आलसी राम कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके आलस के कारण गांव में कोई भी उससे बात भी नहीं करता था, न कोई उसका दोस्त था और न शादी के लिए कोई उसे अपनी लड़की देने को तैयार था। आलसी राम चारपाई पर पड़ा पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था। हे भगवान, घर में सारा अनाज खत्म हो गया। पड़ोसी तो मुझसे बात तक नहीं करते। कोई मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं खिलाता। क्या करूं? रसोई में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। आलसी राम रसोई में गया और एक एक डिब्बा खोलकर देखने लगा। सारे डिब्बे खाली थे। रसोई के कोने में एक खाली बोरी रखी थी, जिसमें कभी उसके पिता सब्जियां रखा करते थे। आलसी राम वो बोरी उलटकर देखता है तो बोरी में से मटर की एक फली गिरती है, जो पूरी तरह से सूख चुकी थी। ये क्या? मटर की फली? ये तो सूख गई है। इसे कचरे में फेंक देता हूँ। वो मटर की फली को कचरे में फेंकने जाता है कि तभी फली से आवाज आती है, मुझे मत फेंको, मैं जादुई मटर हूँ, तुम्हारे बड़े काम की हूँ। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, मटर की फली। क्या? लेकिन तुम तो बिल्कुल सूख चुकी हो। तुम्हारे अंदर तो जान ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं एक जादुई मटर की फली हूँ। मुझे तुम अपने खेत में बो देना, दूसरे दिन तुम्हारा खेत मटर की फलों से भर जाएगा। इतना ही नहीं, तुम जो भी सब्जी चाहोगे मटर के पौधे में वही सब्जी फलेगी। इस तरह तुम एक फसल से कई तरह की सब्जियां उगा सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है? कहीं मैं दिन में सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम मुझे लेकर अपने खेत में जाओ और मुझे अपने खेत में बिखेर दो। आलसी राम उस सूखी हुई मटर की फली को लेकर अपने खेत पर जाता है, लेकिन खेत की हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। अपने पिता की मौत के बाद वो कभी खेत गया ही नहीं। उसके खेत में ईंट, पत्थर, छोटी छोटी झाड़ियां और जंगली पौधे उगाए थे। ओह, इस मटर को खेत में बिखरने से पहले मुझे खेत की सफाई करनी पड़ेगी और ये मुझसे नहीं होगा। तभी मटर की फली से आवाज आई, आलसी राम, आलस छोड़ो। तुम्हें सिर्फ एक बार मेहनत करके अपने खेत की सफाई करनी है। उसके बाद तुम्हारे खेत में अपने आप सब्जियां उगती रहेंगी। तुम्हारा खेत कभी भी खाली नहीं रहेगा, हमेशा फसल से भरा होगा। तुम माला माल हो जाओगे। फिर तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हारी बीवी तुम्हें खाना बनाकर खिलाएगी। क्या एक बार मेहनत करने से इतना सब कुछ मिलने वाला है? हाँ आलसी राम, अब देर मत करो, जल्दी से खेत की सफाई करो। आलसी राम जल्दी से खेत की सफाई करने लगता है। शाम होने तक वो पूरे खेत की सफाई कर लेता है। उसके बाद, आलसी राम, अब तुम मेरे दाने अपने खेत में बिखेर दो। कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे अंदर ढेर सारे मटर के दाने हो। एक ही तो फली हो, कितने दाने होंगे तुम्हारे अंदर कि पूरे खेत में बिखेर दूं? तुम मुझे छील कर तो देखो, मैं जादुई मटर हूँ। ठीक है, देखता हूँ। आलसी राम उस मटर की फली को छीलता है तो उसके अंदर 5 दाने होते हैं। ये लो, 5 ही तो दाने हैं इसके अंदर। तुम इन दानों को खेत में बिखेरना तो शुरू करो। आलसी राम मटर के दाने छुड़ाकर खेत में बिखेर देता है, लेकिन उसके बाद मटर की फली में 5 दाने और आ जाते हैं। अरे, इस मटर के 5 दाने मैंने खेत में बिखेर दिए थे, फिर ये 5 दाने कैसे रह गए? आलसी राम, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मैं जादुई मटर हूँ, मेरे अंदर से दाने कभी खत्म नहीं होंगे।
तुम मेरे अंदर से जितने दाने निकालोगे, दाने फिर से आ जाएंगे। आलसी राम मटर की फली में से दाने निकाल कर खेत में बिखेर देता है। उसके बाद मटर की फली में फिर से दाने आ जाते हैं। इस तरह मटर की फली में दाने खत्म ही नहीं हो रहे थे। आलसी राम ने पूरे खेत में मटर के दाने बिखेर दिए। मैंने पूरे खेत में मटर के बीज लगा दिए हैं। चलो मटर की फली, अब तुम्हें लेकर घर चलता हूँ। हाँ चलो, अब कल मेरा कमाल देखना। जब तुम खेत में आओगे तो पूरा खेत मटर की सब्जियों से भरा होगा और सारे मटर के पौधे जादुई होंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। पूरे गांव में मेरे अलावा जादुई मटर किसी के पास नहीं होगा। आलसी राम जादुई मटर की फली को लेकर घर आ जाता है और सो जाता है। दूसरे दिन जब वो अपने खेत पर जाता है तो पूरा खेत मटर की फसल से लहलहा रहा था। पूरे खेत में मटर उगे हुए थे। सभी मटर की फलियों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर दाने थे। आलसी राम ने सारे मटर तोड़ लिए और गांव में ले जाकर बेचने लगा। गांव के लोग आलसी राम को मटर बेचता हुआ देखकर हैरान हो रहे थे। अरे आलसी राम, तू तो कभी अपने खेत पर जाता ही नहीं, फिर ये मटर की सब्जी तेरे पास कहाँ से आई? मैंने अपने खेत की खुद सफाई की है और खुद मटर के फसल लगाए थे, वरना कौन आकर मुझे इतने सारे मटर देकर जाएगा। लेकिन तू तो आलसी है, तूने इतना काम कैसे कर लिया, वो भी एक ही दिन में? इन्हें अपने जादुई मटर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो कोई मेरा जादुई मटर चोरी कर लेगा। फिर उस ग्रामीण से बोलता है, एक दिन में नहीं किया, मैं काफी दिन से अपने खेत पर काम कर रहा था। आलसी राम ने पूरे गांव में घूम घूम कर मटर बेचे। उसके मटर इतने अच्छे थे कि हाथों हाथ बिक गए। आलसी राम पैसे लेकर घर आ गया। कुछ पैसों से उसने खाना खरीदा। उस दिन आलसी राम ने भरपेट खाना खाया। अपने मेहनत के पैसों से खाना खाकर कितना अच्छा लग रहा है। जादुई मटर की फली वहीं रसोई में रखी थी। उसके अंदर से आवाज आई, आलसी राम, अब तुम्हें अपने खेत में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम मटर के पौधों से जो सब्जी कहोगे वो वही सब्जी तुम्हें देंगी। क्या मटर के पौधों से कोई भी सब्जी उग सकती है? हाँ, वो सब जादुई मटर के पौधे हैं। वे तुम्हें कोई भी सब्जी दे सकते हैं। आज रात तुम अपने खेत पर जाकर उन पौधों से कह देना कि तुम्हें कौन सी सब्जी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मटर की फली। चलो अब मैं सोता हूँ, पहली बार इतना काम किया है, बहुत थक गया हूँ। आलसी राम, तुम्हें कल बाजार में बेचने के लिए सब्जियाँ नहीं चाहिए क्या? हाँ हाँ चाहिए। तो सोने से पहले अपने खेत पर जाओ और जादुई मटर के पौधों से कह दो कि तुम्हें क्या चाहिए। हाँ हाँ अभी जाता हूँ। आलसी राम फौरन अपने खेत में जाता है और जादुई मटर के पौधों से कहता है, मुझे अपने खेत में कल गोभी की फसल चाहिए। तभी जादुई मटर के पौधों से आवाज आती है, ठीक है आलसी राम, कल तुम्हें गोभी की फसल तैयार मिलेगी। आलसी राम घर आ जाता है। मटर के पौधों से गोभी की फसल कैसे उगती है ये कल देखूंगा। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। खैर, कल सब पता चल जाएगा। इसके बाद आलसी राम सो जाता है। अगली सुबह जब वो अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि पूरे खेत में मटर के पौधों में बड़े बड़े गोभी उगे हुए थे। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है, मटर के पौधों में गोभी के फूल। जादुई मटर की फली ने ठीक कहा था, अब एक एक करके सारी गोभी तोड़ लेता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। आलसी राम सारी गोभियां तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। अरे आलसी राम, कल तो तू मटर बेच रहा था और आज गोभी बेच रहा है, वो भी इतनी सारी। एक ही दिन में गोभी कैसे उगाई भाई? तेरे पास कोई जादू है क्या? नहीं भैया, जादू वादू कुछ नहीं है। आलसी राम आगे बढ़ गया और गोभी बेचने लगा। लेकिन सारे ग्रामीण उससे यही पूछते कि उसने एक ही दिन में इतनी सारी गोभी कैसे उगाई। आलसी राम सबको टालता रहा। अब आलसी राम रोज जादुई मटर के पौधों से अलग अलग सब्जियां देने को कहता और जादुई मटर के पौधे उसे रोज अलग अलग सब्जियां उगा कर देती, जिन्हें आलसी राम गाँव में बेचता। आलसी राम का रोज नई नई सब्जियां बेचना गांव वालों के लिए चर्चा का विषय बन गया और गांव में ये बात फैल गई कि आलसी राम बहुत बड़ा जादूगर है। अब सभी गांव वाले आलसी राम से बात करने आते और उससे दोस्ती करने लगे। आलसी राम सब्जियां बेचकर खूब पैसे भी कमा रहा था। उसके लिए शादी का अच्छा सा रिश्ता भी आ गया। कुछ दिन के बाद आलसी राम की शादी हो गई। आलसी राम ने जादुई मटर की फली से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया ही बदल गई।
मैं आलसी राम से मेहनती राम हो गया और मेरा घर भी बस गया। तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ठीक है आलसी राम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मोहन एक गरीब माली था। इस काम से उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। मोहन को कबूतरों से बड़ा प्यार था। वो जितना भी कमाता उसमें से कुछ पैसों से कबूतरों के लिए दाना जरूर खरीदता। उसकी इसी दरियादिली के कारण एक बार उसे एक कबूतर ने तोहफे में दिया जादुई कटहल का बीज। मोहन अपने मालिक के बगीचे में काम कर रहा था। वो सेठ दौलतचंद के यहाँ माली का काम करता था। दौलतचंद के बगीचे में कई तरह के फूल लगे थे। मोहन उन फूलों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। बगीचे में कभी कोई पक्षी आ जाता तो मोहन उसे नहीं भगाता था। अगर कबूतर आ जाए तो मोहन उसे देखकर बहुत खुश होता था। उस दिन सेठ दौलतमंद की नौकरानी मंगला मक्का के दाने साफ कर रही थी। मोहन की नजर मक्के के दानों पर पड़ी। मंगला से थोड़े से मक्के के दाने मांग लेता हूँ। आज कबूतरों को मक्के के दाने खिलाऊंगा, उन्हें मक्के के दाने बहुत पसंद आते हैं। मोहन के घर के पास रोज कबूतर आते थे। मोहन उन कबूतरों को दाना डाला करता था। मोहन मंगला से मक्के के कुछ दाने मांगता है। मंगला, मुझे थोड़े से मक्के के दाने दे दो। थोड़े से मक्के के दानों का तू क्या करेगा? मेरे घर पर रोज कुछ कबूतर आते हैं, मैं आज उन्हें मक्के के दाने खिलाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, इन्हें जल्दी से रख ले, मालिक ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। मंगला ने एक पोटली में मक्के के दाने बांधकर मोहन को दे दिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मंगला। अब यहाँ से जल्दी जा, कहीं मालिक तेरे हाथ में पोटली ना देख ले। ठीक है, मैं जाता हूँ। मक्के के दाने लेकर मोहन घर आ जाता है। आ गए आप? हाँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। मोहन ने पोटली सुधा को दे दी। सुधा ने पोटली खोलकर देखा तो ये तो मक्के के दाने हैं, बहुत थोड़े से हैं, इनसे हमारा पेट नहीं भरेगा। ये मक्के के दाने हमारे लिए नहीं है, ये तो कबूतरों के लिए लाया हूँ। तुम्हें कबूतरों की बड़ी फिक्र है, हम क्या खाएंगे उसकी कोई चिंता नहीं। चांदनी के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं है। क्या करूँ सुधा, मालिक जितने पैसे देते हैं वो तो महीने के 10 दिन में खत्म हो जाते हैं। अब मालिक अगले महीने पगार देंगे। तब तक हम भूखे रहेंगे क्या? बेचारी चांदनी खाना मांगते मांगते सो गई। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? कोई और काम कर लो जिसमें थोड़ी बहुत कमाई हो। कोई काम करने के लिए पैसे तो होने चाहिए सुधा, हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं है, काम कैसे करूंगा? हम कब तक ऐसे गरीबी में जीते रहेंगे? कहीं भूख से हमारी जान ना निकल जाए। तभी घर के पीछे कबूतरों की आवाज आने लगी। मोहन मक्के के दाने लेकर दौड़कर वहां गया और कबूतरों को दाना डालने लगा। ले 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 आ आ आ। कबूतर बड़े चाव से मक्के का दाना खाने लगे। कबूतरों को दाना खाते देख मोहन को बड़ी संतुष्टि मिली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी, जैसे उसका पेट भर रहा हो। उस दिन भी मोहन और उसका परिवार भूखा सो गया। माली के काम के लिए सेठ दौलतचंद मोहन को सिर्फ 2000 रुपए देता था, जिससे मोहन और उसके परिवार का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो सेठ से जब भी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता तो सेठ बड़ी चालाकी से उससे कहता, देख मोहन, पूरे गांव में माली के काम के लिए 2000 रुपए दिए जाते हैं। तू तो सिर्फ सुबह में आता है और पौधों में पानी डालकर चला जाता है। शाम को तो पौधों को पानी मुझे ही डालना पड़ता है। फिर भी मैं तुझे 2000 रुपए देता हूँ। एक समय के काम के लिए तो कोई भी तुझे 1000 ही देगा। हाँ? इसके आगे बेचारा मोहन कुछ नहीं बोल पाता था। उसे डर था कि कहीं मालिक उसे काम से ना हटा दे। गांव में कोई इतना धनी व्यक्ति भी नहीं था जिसके घर में बगीचा हो। फिर मोहन को काम कौन देगा? यही सोचता हुआ मोहन बगीचे में जाकर पौधों की देखभाल करने लगा। काम खत्म करने के बाद जब वो घर जाने लगा, तभी न जाने कहां से एक कबूतर घायल हालत में बगीचे में आकर गिरा। मोहन ने फौरन उस कबूतर को अपने हाथों में उठा लिया। अरे, ये कबूतर तो बहुत बुरी तरह से घायल है, मुझे इसकी जान बचानी होगी। मोहन उस कबूतर को अपने घर ले जाता है। मोहन के हाथों में घायल कबूतर देखकर चांदनी और सुधा भी वहां आते हैं। बाबा, ये कबूतर तो बेहोश हो गया है, बेचारे के पंख से खून निकल रहा है। चांदनी बेटा, न जाने इसकी ऐसी हालत किसने कर दी। तू भागकर एक कटोरी में पानी ले आ। चांदनी जल्दी से एक कटोरी में पानी लाती है। मोहन पानी से कबूतर का घाव साफ करता है। घाव साफ करते हुए वो देखता है कि कबूतर के पंख में एक कांटा चुभा हुआ था। वो कबूतर के पंख से कांटा निकाल देता है। मोहन उसे कुछ दिनों तक अपने घर में रखता है और उसकी देखभाल करता है।
एक सुबह जब तीनों सोकर उठे, बाबा वो कबूतर कहाँ गया? कबूतर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चांदनी बेटा, वो कबूतर अब ठीक हो गया था, वो उड़कर अपने परिवार के पास चला गया होगा। चांदनी बेटा, उसे भी तो अपने मम्मी पापा की याद आ रही होगी ना। वो तीनों अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर के बाद वो कबूतर उड़ता हुआ वापस मोहन के घर आया। कबूतर की चोंच में बीज जैसी कोई चीज थी। वो बीज उसने मोहन के सामने रख दिया। बाबा, ये तो कोई बीज लगता है। ना जाने किस चीज का बीज है, कहीं से उठा कर ले आया होगा। शायद किसी फूल या फल का बीज है। मैं इसे घर के पीछे मिट्टी में रोप देता हूँ। अरे ना जाने क्या है, कौन सी बला है, आप भी ना हर चीज की बागवानी करने लगते हैं। मोहन और सुधा बात कर रहे थे, इसी बीच चांदनी ने वो बीज उठा लिया और घर के पीछे जाकर मिट्टी में दबा दिया। मोहन अपने काम पर निकल गया और सुधा घर का काम करने लगी। रात हो गई, तीनों सो गए। अगली सुबह जब तीनों की नींद खुली तो मोहन कबूतरों को खाना खिलाने घर के पीछे गया। वहां उसने देखा कि उसके घर के पीछे एक कटहल का बड़ा सा पेड़ खड़ा था। उसमें ढेर सारे कटहल भी लगे हुए थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सुधा और चांदनी को पुकारा। सुधा, चांदनी, जल्दी यहाँ आओ। सुधा और चांदनी दोनों वहां पहुंचे। क्या बात है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, ये कटहल का पेड़ न जाने कब यहाँ उग गया और इसमें फल भी लगे हुए हैं। हाँ, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर आज अचानक ये कटहल का पेड़ कैसे आ गया? माँ बाबा, यहाँ मैंने वो बीज लगाया था जो कबूतर ने हमें दिया था। क्या उस बीज से रातों रात यहाँ कटहल का पेड़ उग गया? बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब वो कोई साधारण बीज नहीं था। अगर बीज साधारण नहीं था तो फिर फल भी साधारण नहीं होंगे। आप एक कटहल तोड़ कर देखिए। मोहन पेड़ से कटहल तोड़ता है और सुधा को देता है। ये लो सुधा, तुम कहती थी ना कि हम कब तक भूखे रहेंगे। ये लो कटहल, ये पका हुआ है, आज हम इसे काट कर खाएंगे। ठीक है, मैं अभी से काटती हूँ, बाकी के कटहल आप बाजार में बेच देना। सुधा कटहल लेकर रसोई में जाती है और उसे काटने लगती है। जैसे ही सुधा कटहल को काटती है, उसके अंदर से एक और कटहल निकलता है। अरे, कटहल के अंदर कटहल, ये कैसा चमत्कार है? माँ, मुझे तो ये जादुई कटहल लगता है। इस कटहल को भी काट कर देखो। सुधा उस कटहल को काटती है तो उसके अंदर से एक और कटहल निकलता है। इस तरह हर कटहल के अंदर से एक और कटहल निकलता है। मोहन और सुधा का घर कटहल से भर गया था। इतने सारे कटहल, ये कटहल तो खत्म ही नहीं हो रहे। इन्हें बेचकर तो हमें खूब पैसे मिलेंगे। अभी पेड़ में और भी कटहल लगे हुए हैं। बाबा, आप कटहल के व्यापारी बन जाओगे। चांदनी की बात सुनकर सुधा और मोहन हंसने लगते हैं। सुधा, तुम कहती थी ना कि मुझे सिर्फ कबूतरों की चिंता है, तुम्हारी नहीं। देखो, एक कबूतर की मदद करने पर उसने हमें कितना कीमती तोहफा दिया है। उसने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। आप ठीक कहते हो जी। सच ही कहा है किसी ने कि नेकी और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। अब आप सारे कटहल ले जाकर गांव में बेच दीजिए। हाँ, अभी लेकर जाता हूँ। मोहन एक टोकरी में सारे कटहल लेकर गांव में बेचने निकलता है। धीरे धीरे उसके सारे कटहल बिक गए। कटहल बेचकर मोहन को अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। उन पैसों से वो खाने का सामान खरीद कर घर जाने लगा। रास्ते में उसे सेठ दौलत चंद मिला। अरे मोहन, तू आज काम पर क्यों नहीं आया? मालिक, आज मैं कटहल बेचने गया था, कल मैं काम पर आ जाऊंगा। कटहल बेचने? लेकिन तेरे पास कटहल कहाँ से आए? अच्छा, तो तेरे घर में जादुई कटहल का पेड़ है। हाँ मालिक। ठीक है, अच्छा तू जा, कल काम पर आ जाना। मोहन का जादुई कटहल का पेड़ अब दौलत चंद की आंखों में खटक रहा था। वो जादुई कटहल का पेड़ इस बेवकूफ के घर क्या कर रहा है? इस तरह तो ये बहुत पैसे वाला हो जाएगा और कल को मुझे टक्कर देने लगेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस रात दौलत चंद ने अपने कुछ आदमियों को जादुई कटहल का पेड़ काटने के लिए मोहन के घर भेजा। जब दौलत चंद के आदमी वहां पहुंचे तो कटहल के पेड़ ने अपनी शाखाओं से उन्हें जकड़ लिया और उन्हें जमीन पर पटकने लगे। वे बुरी तरह से चिल्लाने लगे। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन, सुधा और चांदनी जाग जाते हैं और दौलत चंद के आदमियों की जान बचाते हैं। दौलत चंद के सभी आदमी वहां से भाग खड़े होते हैं। अगली सुबह वे दौलत चंद को सारी बात बताते हैं। मालिक, वो जादुई कटहल का पेड़ है, हम अब वहां नहीं जाएंगे, आप भी वहां मत जाइएगा। दौलत चंद अपना हाथ मलता रह जाता है। मोहन अब माली का काम छोड़ देता है और जादुई कटहल बेचने लगता है।
उसके जादुई कटहल कभी खत्म ही नहीं होते थे। उसके हर कटहल से एक और कटहल निकल आता। जादुई कटहल की मदद से वह बहुत अमीर हो गया। उसका परिवार अब गांव के अमीर लोगों में गिना जाने लगा। मोहन अब भी कबूतरों को रोज दाना डालता। सोहन एक गरीब रिक्शा चालक था। वो दिन भर मेहनत करता और कड़ी धूप में सड़क के किनारे खड़ा होकर सवारी का इंतजार किया करता, लेकिन उसके टूटे फूटे रिक्शे पर कोई बैठना नहीं चाहता था। फिर एक दिन सोहन को मिली एक लौकी बेचने वाली बूढ़ी अम्मा। और फिर क्या हुआ, जानने के लिए देखिए जादुई लौकी की कहानी। सोहन की 5 साल की बेटी मुन्नी जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे मुन्नी, क्यों रो रही है? सुबह से जिद लिए बैठी है कि लौकी की खीर खाऊंगी। अब खीर बनाने के लिए लौकी और दूध कहाँ से लाऊं? सोहन ने मुन्नी को समझाते हुए कहा। मुन्नी बेटी, आज शाम को मैं लौकी और दूध दोनों लेकर आऊंगा, तब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लौकी की खीर बना देगी। मुन्नी खुश होकर बोली, सच पापा, आप लौकी और दूध लाओगे ना? हाँ मुन्नी बेटी। थोड़ी देर बाद सोहन अपना रिक्शा लेकर सवारी की तलाश में निकल पड़ा। सोहन का रिक्शा काफी पुराना हो गया था और टूट फूट भी गया था, लेकिन उसकी मरम्मत कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उसके रिक्शे की हालत देखकर कोई सवारी उसके रिक्शे पर नहीं बैठना चाहती थी। कभी उसे कोई सवारी मिल भी जाती तो वो बहुत कम पैसे देती। मालिक, इतनी दूर लेकर आया हूँ, कम से कम 50 रुपए तो देते। अरे अपने रिक्शे की हालत देखिए हैं? मुझे तो डर लग रहा था कि तुम्हारा रिक्शा कहीं जवाब न दे दे और कोई हादसा ना हो जाए। किसी तरह मेरी जान बची है भाई। उस आदमी ने सोहन को 20 रुपए पकड़ा दिए और चला गया। इस तरह सोहन की कमाई दिन पर दिन कम होती जा रही थी और गरीबी बढ़ती जा रही थी। आज मुन्नी के लिए लौकी और दूध लेकर जाना है, इसलिए सोहन सड़क के किनारे खड़ा होकर सवारियों को आवाज लगाने लगा। आइए आइए, कितनी भी दूर जाइए, सिर्फ 20 रुपए में रिक्शे की सवारी कीजिए, आइए आइए। सोहन काफी देर तक आवाज लगाता रहा, लेकिन उस दिन उसे कोई सवारी नहीं मिली और सोहन की कुछ कमाई नहीं हुई। उदास होकर सोहन खाली हाथ ही घर लौट आया। सोहन के आते ही मुन्नी उसके पास दौड़कर गई और उसके खाली हाथ को देखकर बोली, बाबा, आप ना दूध लेकर आए और ना लौकी। आपने कहा था ना कि आज आप दूध और लौकी लेकर आएंगे। सोहन ने मुन्नी को गोद में उठाकर कहा, अब मेरी प्यारी बिटिया, मैं तेरे लिए कल जरूर से लौकी और दूध लेकर आऊंगा, साथ में मावा भी लाऊंगा। मावा भी? फिर तो लौकी की खीर खाने में बड़ा मजा आएगा। मुन्नी चहकती हुई सोहन की गोद से उतरी और अपने खिलौनों से खेलने लगी। मुन्नी को तो समझा दिया, लेकिन अब खुद को कैसे समझाओगे? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, राशन के डिब्बे खाली पड़े हैं, 2 वक्त की रोटी मिल पाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं कहती हूँ ये रिक्शा बेच क्यों नहीं देते? कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अपना कुछ काम शुरू कर लेना। तुम ठीक कह रही हो मुन्नी की माँ, मैं कल ही ये रिक्शा बेच दूंगा। उस दिन सोहन और उसका परिवार भूखा ही सो गया। दूसरे दिन सोहन रिक्शा लेकर निकला और उसे बेचने के लिए कबाड़ी वाले के पास गया। भैया, इस रिक्शे के 500 रुपए दूंगा। बस 500 रुपए? ये तो बहुत कम है भैया। तुम देख लो भैया, इससे ज्यादा पैसे कोई नहीं देगा। वैसे भी तुम्हारे रिक्शे में जान तो है नहीं, ये किसी के काम का नहीं है। इसके तो 500 रुपए भी बहुत है भैया। सोहन का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो रिक्शा बेचे, क्योंकि वो रिक्शा उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो रिक्शा बेचने ही वाला था कि उसकी नजर सड़क के किनारे बैठकर लौकी बेच रही एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी, जो टोकरी में लौकी लेकर बैठी थी। वो बूढ़ी अम्मा अपनी टोकरी उठाकर सिर पर रखकर चलने ही वाली थी कि उसकी टोकरी टूट गई और सारी लौकी जमीन पर बिखर गई। ये देखकर सोहन से रहा न गया। वो भागकर बूढ़ी अम्मा के पास आया और बोला, अम्मा, तुम्हारी टोकरी तो टूट गई, अब लौकी लेकर कैसे जाओगी? बेटा, मैं इन लौकियों को बेचने निकली थी, लेकिन अब लगता है इन्हें नहीं बेच पाऊंगी। इन्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। धूप बहुत तेज है, जिस कारण मुझसे सड़क के किनारे बैठा नहीं जा रहा है। अम्मा, तुम्हारी लौकी तो एकदम ताजी और फ्रेश लग रही है। भला इन्हें यहाँ छोड़कर कैसे जाओगी? यहाँ तो जानवर इन्हें खा जाएंगे या गाड़ियाँ इन्हें कुचल देंगी।
तुम इन लौकियों को बेच दोगी तो तुम्हें इनके अच्छे पैसे मिलेंगी। लेकिन अब मैं इन्हें कैसे बेचूं? टोकरी तो टूट गई। अब एक एक लौकी लेकर तो नहीं बेच सकती ना। ये लौकियां मैंने अपने खेत में उगाई हैं, आज ही इन्हें तोड़ कर लाई हूँ। लेकिन लगता है अब इनकी किस्मत में रौंदा जाना ही लिखा है। तभी सोहन को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि वो अपना रिक्शा आज नहीं बेचेगा, क्यों ना वो बूढ़ी अम्मा की मदद कर दे। सोहन अपना रिक्शा बूढ़ी अम्मा के पास लेकर आया और उसकी सारी लौकियां अपने रिक्शे पर रखकर बोला, अम्मा तुम रिक्शे पर बैठ जाओ, मैं रिक्शा चलाता हूँ और पूरे शहर में घूम घूम कर आवाज लगाऊंगा। इस तरह से तुम्हारी सारी लौकियां बिक जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। तुम्हें देखकर विश्वास हो गया, वरना कौन किसी के लिए इतना करता है। बूढ़ी औरत सोहन के रिक्शे पर बैठ गई और सोहन रिक्शा चलाने लगा। सोहन का रिक्शा तो पहले से ही टूटा फूटा और कमजोर था। लौकियों के बोझ से वो धीरे धीरे चल रहा था। सोहन अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़ी मुश्किल से रिक्शे को खींच रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरे शहर में घूम घूम कर आवाजें लगाने लगा। लौकी ले लो, ताजी ताजी रसीली लौकी ले लो। सोहन की आवाज सुनकर लोग उसके रिक्शे के पास आने लगे और उसके रिक्शे को रुकवा कर लौकी खरीदने लगे। सुबह से शाम हो गई। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा की सारी लौकियां बिक गई। सिर्फ एक लौकी बच गई। उस एक लौकी को देखकर सोहन ने अपने मन में सोचा, काश ये लौकी मैं खरीद पाता तो आज मुन्नी की लौकी की खीर खाने की इच्छा पूरी हो जाती। कितने दिनों से लौकी के खीर की रट लगाए हुए है। लेकिन सोहन के पास उस लौकी को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि सारा दिन उसने कोई सवारी नहीं बिठाई थी। सिर्फ बूढ़ी अम्मा की लौकी बेचता रहा और इस काम के लिए वो बूढ़ी अम्मा से पैसे नहीं लेना चाहता था। सोहन ये सोच ही रहा था कि तभी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा अब मुझे मेरे घर छोड़ दो। हाँ अम्मा, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, तुम बस रास्ता बताती जाना है। बूढ़ी औरत सोहन को रास्ता बताने लगी और थोड़ी देर के बाद उसका घर भी आ गया। बूढ़ी अम्मा रिक्शा से उतर गई। बूढ़ी अम्मा को उनके घर छोड़कर सोहन जाने लगा। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बूढ़ी अम्मा के पास जो एक लौकी बची थी, वो लौकी उन्होंने सोहन को देते हुए कहा, रुक जा बेटा, ये लौकी तो लेता जा। नहीं अम्मा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तुम रात में क्या खाओगी? तुम इस लौकी की सब्जी बनाकर खा लेना। बेटा ये लौकी मैंने तेरे लिए ही तो बचा कर रखी थी, इसे अपने घर ले जा। आज से तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हैरानी से अम्मा की ओर देखने लगा। बेटा ये कोई साधारण लौकी नहीं है, ये जादुई लौकी है। इस लौकी के जितने ही टुकड़े करोगे, हर टुकड़ा तुम्हारी इच्छा के अनुरूप बदल जाएगा। सोहन को बूढ़ी अम्मा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बूढ़ी अम्मा से लौकी ले ली और घर आ गया। उस दिन मुन्नी लौकी देखकर बहुत खुश हुई। माँ देखो, बाबा लौकी लेकर आए हैं। आज तो घर में लौकी की खीर बनेगी। ये क्या, आप तो रिक्शा बेचने गए थे ना? हाँ, बेचने तो गया था लेकिन नहीं बेच पाया। मोहन ने संगीता को बूढ़ी अम्मा वाली सारी बात बताई। तो क्या ये सच में जादुई लौकी है? लेकिन वो बूढ़ी अम्मा कौन थी? उनके पास जादुई लौकी कहाँ से आई? पता नहीं ये लौकी जादुई है भी या नहीं। ये तो लौकी काटने पर ही पता चलेगा। संगीता ने लौकी के 4 टुकड़े काटे। मुन्नी को लौकी बहुत पसंद थी। लौकी के टुकड़े देखकर उसने कहा, माँ कितना मजा आ जाएगा अगर लौकी की खीर के साथ लौकी के कोफ्ते, लौकी की पूरी भी खाने को मिल जाती। मुन्नी के इतना कहते ही लौकी का एक टुकड़ा लौकी के कोफ्ते में बदल गया, दूसरा टुकड़ा लौकी की ढेर सारी पूरी में बदल गया, तीसरा टुकड़ा लौकी की खीर में बदल गया और चौथा टुकड़ा वैसा ही रहा। ये तो सच में जादुई लौकी है। अब हम इस चौथे टुकड़े का क्या करें? क्या लौकी का ये चौथा टुकड़ा हमें ढेर सारे रुपए पैसे दे सकता है? संगीता के इतना कहते ही लौकी का चौथा टुकड़ा ढेर सारे रुपए पैसे में बदल गया। वो बूढ़ी अम्मा कोई साधारण औरत नहीं थी। शायद भगवान ने उन्हें हमारी मदद करने के लिए भेजा था। उस दिन सोहन, संगीता और मुन्नी तीनों ने पेट भर कर पकवान खाए। मुन्नी ने लौकी की खीर स्वाद ले लेकर खाई। कितनी स्वादिष्ट लौकी की खीर है।
मजा आ गया। बाबा, क्या हमें ऐसा खाना रोज खाने को मिलेगा? हाँ मुन्नी बेटी, अब हमें ऐसा खाना रोज मिलेगा। जादुई लौकी की मदद से सोहन और उसके परिवार की गरीबी दूर हो गई थी। सोहन ने अपने रिक्शे की मरम्मत करवा कर उसे एकदम नया बना दिया। अब उस रिक्शे पर सवारियां आने लगी थी। बूढ़ी अम्मा की जादुई लौकी की मदद से सोहन की जिंदगी अब अच्छी चलने लगी थी। वो दिन रात तरक्की करने लगा, उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। नरेश करेले की खेती करता था। उसके करेले बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। खेत करेलों से भर जाता था, लेकिन उसके करेलों की फसल को किसी ने बर्बाद करना शुरू कर दिया, जिसके बाद नरेश बहुत टूट गया था। नरेश की मुश्किलें कैसे दूर हुई, जानने के लिए देखते हैं कहानी जादुई करेला। नरेश आज बहुत खुश था। उसके करेलों की फसल तैयार हो चुकी थी। गौरी की माँ, इस बार भी हमारे खेत में करेलों की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं कल शाम को देखने गया, तब फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। आज सारे करेले तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। मैं खेत पर जा रहा हूँ। अच्छा, जरा रुकिए गौरी के बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। थोड़े करेले घर के लिए तोड़ लूंगी। ठीक है, चलो। गौरी को घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, उसे भी ले चलो। जी ठीक है। नरेश, गुंजा और गौरी तीनों खेत पर आते हैं। नरेश और गुंजा करेले की फसल तोड़कर इकट्ठी करते हैं। गुंजा थोड़े करेले लेकर घर आ जाती है और बाकी के सारे करेले नरेश ठेले पर रखकर उन्हें बेचने के लिए बाजार चला जाता है। शाम को जब नरेश घर पहुंचा, गौरी की माँ, ये लो पैसे। ये पैसे मुझे करेले बेचकर मिले हैं। भगवान इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारी फसल इसी तरह अच्छी होती रहे। नरेश ने अगली बार भी अपने खेत में करेले के बीज बो दिए। वो सुबह शाम उनमें पानी डालता और उनकी देखभाल करता। कुछ दिनों के बाद करेले की फसल तैयार हो गई। फसल इस बार भी बहुत अच्छी हुई थी। नरेश अपने करेले तोड़ने खेत में गया। गुंजा और गौरी भी उसके साथ गए, लेकिन खेत पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। किसी ने नरेश के खेत के सारे करेले बर्बाद कर दिए थे। ऐसा लग रहा था मानो करेलों को लाठी डंडे से जोर जोर से पीटा गया हो। नरेश के सारे करेले बुरी हालत में खेत में पड़े थे। अपने करेलों की यह हालत देखकर नरेश फूट फूट कर रोने लगा। अरे, यह किसने किया? कौन है जिससे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं? हे भगवान, ये तूने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। गौरी के बाबा, इस गांव में जरूर कोई हमारा दुश्मन है। उसी ने हमारी फसल बर्बाद की है। लेकिन मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? वो जो कोई भी हो, एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। रोने से कोई फायदा नहीं, हम दोबारा फसल लगाएंगे। गुंजा नरेश को समझाती है और तीनों घर आ जाते हैं। गौरी के बाबा, ये कुछ पैसे हैं जो आपने करेले बेचकर मुझे दिए हैं। इन पैसों से आप हमारे खेत में फिर से करेले की फसल लगा लेना। नरेश गुंजा से पैसे ले लेता है और फसल लगाने के लिए बीज खरीद कर लाता है। अगले दिन नरेश अपने खेत पर जाकर खेत की सफाई करता और फिर से करेले के बीज बोता है। वो कुछ दिनों तक उनकी देखभाल करता है। कुछ दिनों के बाद करेले की फसल फिर लहलहा उठती है, लेकिन इस बार भी जब वो तीनों करेले तोड़ने खेत पहुंचे तो फिर किसी ने उनकी फसल को तहस नहस कर दिया। ये देखकर नरेश को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। गुंजा और गौरी उसे उठाकर घर ले आते हैं। गुंजा नरेश के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, जिसके बाद नरेश को होश आ जाता है। लेकिन वो गुंजा से कोई बात नहीं करता, सिर्फ खिड़की के बाहर खेतों की तरफ देखा करता। फसल बर्बाद होने के कारण नरेश को गहरा सदमा लगा था। वो बीमार रहने लगा और बिस्तर से उठ नहीं पाता था। एक दिन, गौरी की माँ, लगता है अब हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। यहाँ हमारी फसल को बार बार कोई बर्बाद कर रहा है। हमें पैसा कमाने के लिए कोई और काम करना पड़ेगा। लेकिन गांव छोड़कर हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले का पता लगाए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जालिम आखिर कौन है? हमने उसका क्या बिगाड़ा है कि वो बार बार हमारी फसल को बर्बाद कर रहा है? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा गौरी के बाबा, लेकिन सबसे पहले खेत में फिर से फसल लगानी होगी। फसल लगाने के लिए अब हमारे पास बचा ही क्या है? जो पैसे थे वो खाने पीने में खर्च हो गए। अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। आपको कुछ हो गया तो मेरा और गौरी का क्या होगा? मैं कल खेत पर जाकर देखूंगी।
हमें इस मुश्किल घड़ी से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। दूसरे दिन गुंजा खेत पर जाती है। वहां उसने देखा कि सारी फसल नष्ट हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। गुंजा निराश होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर कोने पर पड़े एक करेले पर गई, जो अभी भी बिल्कुल ताजा और पूरी तरह साबुत था। गुंजा ने उस करेले को हाथ में उठाया। लगता है इस करेले पर उस दुष्ट की नजर नहीं पड़ी, तभी ये करेला बच गया। ये करेला अभी भी ताजा है, क्यों ना इसके बीज खेत में बो दूं। गुंजा ने उस करेले को काट कर उसका बीज निकाला और खेत में बो दिया। चलो अच्छा है, बीज खरीदना नहीं पड़ा, वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं थे। गुंजा घर आकर नरेश को सारी बात बताती है। ये तो अच्छा हुआ कि वो करेला जिंदा बच गया और हमारा काम बन गया। अब गुंजा रोज खेत जाकर अपनी फसल की देखभाल करने लगी। थोड़े दिनों के बाद नरेश और गुंजा की करेले की फसल तैयार हो गई। गौरी के बाबा, हमारी करेले की फसल तैयार हो गई है। कल सुबह मैं खेत पर जाकर सारे करेले तोड़ लूंगी। अगर हमारे करेलों पर उस दुष्ट की नजर नहीं पड़ी होगी तब ना, कहीं हर बार की तरह इस बार भी हमारी फसल बर्बाद ना हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। अगले दिन गुंजा अपने खेत पर जाती है। वो देखती है कि नरेश का दोस्त सुरेश खेत में जख्मी हालत में पड़ा था और कराह रहा था। वहां पर एक लाठी भी पड़ी हुई थी। ये सब देखकर गुंजा ने सुरेश से पूछा, सुरेश भैया, आप हमारे खेत में क्या कर रहे हैं? और ये लाठी तो आपकी है ना? ये यहाँ कैसे आई? मुझे माफ कर दो गुंजा भाई, आप लोगों की करेले की फसल मैं ही बर्बाद करता था। मुझे नरेश के ताजे और पौष्टिक करेले देखकर बहुत जलन होती थी। मैं भी अपने खेत में करेले उगाता हूँ, लेकिन मेरे खेत के करेलों में कोई जान ही नहीं होती थी। इसी जलन के कारण मैंने हर बार आप लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाया। कल भी मैं आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन क्या सुरेश भैया? आपके करेलों ने मेरी खूब पिटाई की, जिसके कारण मैं जख्मी हो गया हूँ। आप अस्पताल तक जाने में मेरी मदद करो। करेलों ने आपकी पिटाई की? ये कैसे हो सकता है? भला करेले किसी इंसान की पिटाई कैसे कर सकते हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, ये करेले पेड़ से अलग होकर पत्थर की तरह मुझ पर बरसने लगे और फिर वापस जाकर पेड़ में लग गए। तभी खेत के करेले से आवाज आई, सुरेश सही कह रहा है गुंजा, हम सब जादुई करेले। दरअसल जिस करेले का बीज तुमने खेत में लगाया था वो एक जादुई करेला था, जिस कारण हम सब जादुई करेले बन गए और हमने सुरेश को उसके किए की सजा दे दी। जादुई करेले? हाँ, अब हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम सब अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और अपराधी को सजा भी दे सकते हैं। तुम हमें तोड़कर बाजार में बेच दो, लेकिन हम सब फिर से अपने आप उग जाएंगे। हमारी सब्जी बनाकर नरेश को खिलाना, वो ठीक हो जाएगा। हमें पीसकर उसका रस सुरेश के जख्मों पर लगा देना, उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा जादुई करेले, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद गुंजा कुछ करेले तोड़कर रख लेती है और सुरेश को उठाकर अपने घर ले जाती है, जहां सुरेश नरेश को सारी बात बताता है और उससे माफी मांगता है। गुंजा कुछ करेले पीसकर उसका रस सुरेश के जख्मों पर लगाती है और कुछ करेलों की सब्जी बनाती है। गौरी के बाबा, ये लीजिए, करेले की सब्जी के साथ रोटी खा लीजिए। इस करेले की सब्जी खाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नरेश करेले की सब्जी और रोटी खाता है, जिसके बाद उसकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाती है। गौरी की माँ, ये तो सच में जादुई करेले हैं। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। जादुई करेले की वजह से नरेश पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाता है और सुरेश के जख्म भी भर जाते हैं। दूसरे दिन नरेश अपने खेत पर जाता है और सारे जादुई करेले तोड़ लेता है, लेकिन जैसे ही नरेश करेले तोड़ता है तभी पौधों में करेले फिर से उगाते हैं। ये देखकर नरेश बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जादुई करेलों ने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। नरेश और एक टोकरी में करेला भरकर सुरेश के पास जाता है। ये लो सुरेश भाई, मेरे खेत के जादुई करेले तुम भी बाजार में बेच आओ। मेरे खेत में करेले तोड़ने पर दूसरे करेले अपने आप उगाते हैं। अब तुम मेरे खेत के करेले रोज बेचना, मैं रोज तुम्हें टोकरी भर के करेले दूंगा।
नरेश का नेकी भरा दिल देखकर सुरेश को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो रोते हुए नरेश से कहता है, नहीं नरेश भाई, तुम्हारे जादुई करेलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी फसल बर्बाद की। उसके बाद भी तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, और अब तो तुम अपने खेत के जादुई करेले भी मुझे देने आए हो। मैं इसके काबिल नहीं हूं। सुरेश भाई, ये जादुई करेले तुम्हारे कारण ही मिले हैं ना? ना तुम मेरी फसल तहस नहस करते और ना मुझे ये जादुई करेले मिलते। इसलिए इन करेलों पर तुम्हारा भी अधिकार है। अब देर मत करो, चलो हम दोनों साथ में बाजार जाकर करेले बेचेंगे। नरेश और सुरेश दोनों साथ साथ बाजार जाते हैं और जादुई करेले बेचने लगते हैं। करेले इतने मोटे ताजे और हरे थे कि जो भी उन्हें देखता खरीदे बिना नहीं रह पाता। लोग नरेश और सुरेश के जादुई करेले खरीदने लगे। देखते ही देखते दोनों की करेले से भरी टोकरी खाली हो गई। अब दोनों दोस्त रोज बाजार में आकर करेले बेचने लगे और खूब मुनाफा कमाने लगे। जादुई करेलों की वजह से दोनों की दोस्ती टूटने से बच गई और गरीबी भी दूर हो गई।